इस खबर से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस नैरेटिव को समझें कि किस तरह वेस्टर्न कंट्रियां बाकी पूरे देश भर में, पूरे विदेशों में किस तरह से अस्थिरता पैदा करती है, किस तरह से सरकारों को गिराया जाता है, किस तरह से एक देश में अस्थिरता पैदा की जाती है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान को हम ले लेते हैं, जहां पर अभी हाल में एक पेपर लीक हुए हैं जिसमें यह साफ तौर पर बताया गया कि यहां पर इमरान खान की जब सरकार थी तो उसको गिराने के लिए कैसे सीआईए ने एक प्रॉपर अपना ऑपरेशन चलाया और उसके तहत जो है इमरान खान की सरकार को गिराया गया। 2018 से 2022 तक अगर आप इस टेन्योर को देखो तो दुनिया भर में बहुत कुछ हुआ। सबसे बड़ी बात कि 2018 में बाजवा और इमरान खान की जोड़ी मिलकर ये पाकिस्तान के अंदर एक पूर्ण नियंत्रित सरकार चलाने की कोशिश की जा रही थी। कोशिश ये हो रही थी कि किसी तरह से पड़ोसी मुल्क भारत के साथ में रिश्ते भी पटरी पर लौटे। बाजवा उस समय जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे, जनरल थे, उनकी ये कोशिश हो रही थी कि किसी तरह से ऐसी बातचीत की जाए ताकि जो हमारी दशकों से जो भारत के साथ में दुश्मनी चली आ रही है इसको हम दोस्ती में तब्दील करें, हमारे व्यापारिक रिश्ते चले। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पाकिस्तान पर आतंकवाद ने एक बार फिर भारत में साजिश की। भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की और उसी समय कश्मीर में भी धारा 370 को हटाया गया था। इसके कारण से फिर जो है ये जो बातचीत का सिलसिला था ये खत्म हो गया। लेकिन इस खत्म होने के पीछे तमाम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये बताती है कि किस तरह से अमेरिका कभी नहीं चाहता और पश्चिमी देश कभी नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान की दोस्ती हो। अगर ऐसा हुआ तो अरबों खरबों के जो हथियार बन रहे हैं इसमें जंग लग जाएंगी। और अमेरिका जो बड़ी से बड़ी डील पाकिस्तान के साथ में कर रहा है, इतने हथियार बेच रहा है या चाइना बेच रहा है, तो इनका सब कारोबार ठप पड़ जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव इसी तरह का बना रहे। और इसके पीछे प्रॉपर तरीके से जब मैं पश्चिमी देशों की बात करता हूं तो अमेरिका और यूके, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, इसके साथ आपको एग्जाम्पल और वो रिपोर्ट्स भी मैं यहां पर दिखाऊंगा कि जिसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि किस तरह से ये पश्चिमी देश इधर एशिया के अंदर घुसने की, यहां पर अराजकता फैलाने की, सरकारों को गिराने की प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करते हैं और उसके बाद इसको गिराया जाता है। नेपाल, बांग्लादेश, ये सब इसके उदाहरण हैं कि एक सरकार को, एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए किस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसियां प्रॉपर तरीके से एक ऑपरेशन करती हैं और उससे वहां की सरकार गिरा देती हैं। इमरान खान की सरकार को अमेरिका ने गिराया था। इसका खुलासा लीक डिप्लोमेटिक केबल से हुआ। खोजी पत्रकारिता करने वाली ड्रॉप साइट ने उस मूल दस्तावेज को भी प्रकाशित किया है जिसे साइफर के नाम से जाना जाता है। इससे पता चला कि इमरान खान के वो दावे 100% सही थे, जिसमें वो चिल्ला चिल्ला के इस बात को कह रहे थे कि अमेरिका हमारी सरकार को गिरा रहा है, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां पाकिस्तान में एक्टिव है और वो हमारी सरकार को गिराना चाहती है। इस दस्तावेज को केवल I-0678 के रूप में पहचाना गया है। इसमें पाकिस्तान के तत्कालीन वाशिंगटन स्थित राजदूत और अमेरिकी विदेश विभाग के सीनियर अधिकारी डोनाल्ड लू के बीच में हुई एक सीक्रेट मीटिंग का ब्यौरा है। यह बैठक अप्रैल 2022 में इमरान खान के अविश्वास प्रस्ताव में हारने से ठीक पहले हुई। ये आप टाइम नोट करिए कि जिस समय अविश्वास प्रस्ताव के लिए वोटिंग होनी थी उससे ठीक पहले यह मीटिंग हुई कि किसी भी तरह अविश्वास प्रस्ताव में इमरान खान जो है अपना संख्या बल साबित ना कर पाए और यह सरकार गिर जाए। और हूबहू हुआ भी वैसा ही। इमरान खान ने अपनी सत्ता जाने से पहले और संसद में सरकार गिराने के बाद बार बार ये दावा किया था कि अमेरिका ने उनकी स्वतंत्र विदेश नीति और रूस और चीन के खिलाफ उसके साथ पूरी तरह से ना जुड़ने के कारण उन्हें सत्ता से हटाने के लिए पर्दे के पीछे से काम किया। वाशिंगटन ने इन आरोपों का इनकार कर किया। कई बार इन दावों में कोई सच्चाई नहीं, ऐसा अमेरिकी अधिकारी कहते रहे। इमरान खान ने विदेशी हस्तक्षेप को साबित करने वाला कोई सबूत कभी पेश नहीं किया, ऐसा अमेरिका कहता रहा। जो बाइडेन उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। इमरान खान के जाने के बाद शहबाज शरीफ देश के प्रधानमंत्री बने। लीक डिप्लोमेटिक दस्तावेज के मुताबिक डोनाल्ड लू ने सजेशन दिया था कि अगर इमरान खान को संसदीय वोट के जरिए सत्ता से हटा दिया जाता है तो इस्लामाबाद और वाशिंगटन के बीच में संबंधों में सुधार हो सकता है। यानी कि अमेरिका का ईगो हर्ट इतना भयंकर किया था इमरान खान ने कि भैया वो कह रहे हैं कि तभी हमारे वाशिंगटन और इस्लामाबाद के संबंध बन सकते हैं जब इमरान खान सत्ता से बाहर हो जाए। अब आपको किसने अधिकार दिया कि किसी भी देश की चुनी हुई सरकार को आप ऐसे गिरा दें? लेकिन इनकी साजिश एक बार नहीं, मैं हमेशा से इस बात को कहता हूं 1945 से लेकर आज दिन तक
ये इन लोगों का एशिया के अंदर ऐसे ऑपरेशन तमाम देशों में चलते रहते हैं। इसका मेन मूल कारण है कि कहीं भी शांति ना हो पाए, दो देशों के बीच में अच्छे रिश्ते ना हो पाए। खुद अमेरिका अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए, यूके अपने पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे संबंध बनाए, ये उनको बर्दाश्त है। लेकिन भारत के या नेपाल के या बांग्लादेश या श्रीलंका, इनके इन पड़ोसियों में अच्छे संबंध ना होने पाए, ये पश्चिमी ताकतों की हमेशा से कोशिशें रही हैं और वो आज भी जारी है। लीक केबल में कथित तौर पर यह भी जिक्र किया गया है कि अगर इमरान खान इस चुनौती से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, यानी कि अगर वो संसद में अपने अविश्वास प्रस्ताव में पास हो जाते हैं, तो पाकिस्तान को अमेरिका और यूरोप दोनों की तरफ से अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें कहा गया था कि अगर इमरान खान की सरकार गिर जाती है तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा, जो कि माफ कर दिया गया। ड्रॉप साइट न्यूज के दस्तावेजों के हवाले से बताया गया कि इमरान खान की सरकार गिरने में पिछले 5 सालों में अमेरिका पाकिस्तान संबंधों पर एक नया रूप दिया गया। वाशिंगटन और इस्लामाबाद को आपसी शक सुबह की माहौल से निकालकर एक दूसरे के करीब ला दिया। यह बढ़ता हुआ रिश्ता भले ही इस पूरे रीजन को एक नया रूप देने के लिए उम्मीद जगाता हो, लेकिन जिस कमजोर बुनियाद पर इसको खड़ा किया गया उसी की वजह से यह कभी भी ढह सकता है। लीक दस्तावेज से पता चलता है कि जून 2021 में सीआईए के डायरेक्टर विलियम जे बंस तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने गए थे। यह कहानी आपको जानना बहुत जरूरी है कि इसका मूल इसी कहानी में है। क्यों अमेरिका हर्ट हुआ था, उसका रीजन मैं आपको इस कहानी 4 लाइनों में देने जा रहा हूं। फिर से मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं। 2021 में सीआईए के डायरेक्टर विलियम जे बंस तत्कालीन पीएम इमरान खान से मिलने के लिए इस्लामाबाद गए थे। इमरान खान ने इस दौरान उन्हें मिलने के लिए पहले तो 1 दिन का इंतजार कराया और 1 दिन के बाद सीआईए डायरेक्टर को बताया कि इमरान खान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? इमरान खान के दफ्तर से कहा गया कि भाई साहब, सीआईए के डायरेक्टर विलियम जे बंस जी, आप उनके समकक्ष नहीं हैं और इमरान खान अपने समकक्ष से ही बात करते हैं, यानी कि अगर आपको बातचीत करनी है तो जो बाइडेन को भेजिए। लेकिन जो बाइडेन कभी भी ऐसा कर नहीं सकते थे, क्योंकि ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, सुपर पावर देश के। बाइडेन ने अपने कार्यकाल में एक बार भी इमरान खान से ना मुलाकात की और ना ही एक बार फोन पर बातचीत की। इमरान खान ने एक्सियोस के जोनाथन स्वान को दिए इंटरव्यू में अमेरिका को पाकिस्तान का एयरबेस इस्तेमाल करने से भी साफ मना कर दिया गया था, जिसके बाद दोनों के संबंध काफी खराब हुए। ये वो वक्त था जब तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी तरफ बढ़ रहा था और अंत में अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमा लिया था। पश्चिमी देशों का आप साझा रुख समझिए, किस तरह से अमेरिका, ब्रिटेन, नाटो कंट्रीज, यूरोप के कई देश ऐसे ऑपरेशन में मिले जुले ऑपरेशन चलाते हैं ताकि जो छोटे देश है या जो पड़ोसी देश है या जो एशिया के देश हैं, उनको जो है हमेशा नुकसान पहुंचाया जाए। किस तरह से? ये नुकसान जो है नैरेटिव सेट करके पहुंचाया जाता है, ना कि बम, गोलों और बारूद से पहुंचाया जाता है। और ये जो नैरेटिव वॉर होता है, ये दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर होता है और इस वॉर को आप आज दुनिया के तमाम हिस्से में चलता हुआ देख भी सकते हैं। वो कोल्ड वॉर से भी ज्यादा खतरनाक ये वॉर होता है, जो कि ये इंटेलिजेंस एजेंसियां खेलती हैं। अमेरिका की तरह ब्रिटेन भी इमरान खान की स्वतंत्र विदेश नीति और विशेष रूप से रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के ठीक पहले उनके मॉस्को दौरे से बेहद नाराज थे। पश्चिमी ब्लॉक, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन दोनों शामिल हैं, इनका मानना था कि पाकिस्तान का यह कदम लोकतांत्रिक दुनिया के खिलाफ था। इसलिए जब पाकिस्तान के भीतर इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो ब्रिटेन ने भी अमेरिका की तरह पर्दे के पीछे इसका समर्थन किया था। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर इसके लिए कोई बयान जारी नहीं किया। दूसरा उदाहरण देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हर छोटी बड़ी बात में टिप्पणियां करती है, लेकिन ब्रिटेन की खोजी समाचार संस्था डीक्लासिफाइड यूके, मैं दोबारा इसकी रिपोर्ट आपको बता दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आप डीक्लासिफाइड यूके की इस रिपोर्ट को पढ़ पाएंगे। इसमें क्या है कि इमरान खान को सत्ता से हटाए जाने के बाद और उनके जेल जाने पर ब्रिटिश सरकार का रुख पूरी तरह से उदासीन रहा था। जब दुनिया के अन्य हिस्सों जैसे कि रूस में एलेक्सी नवेलिनी में विपक्षी नेताओं को जेल होती तो ब्रिटेन तुरंत कड़े बयान जारी करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये मानवाधिकार, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। लेकिन इमरान खान के मामले में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमेशा पाकिस्तान का यह आंतरिक मामला बताकर दूरी बना ली, जिसे आलोचक वर्तमान सैन्य समर्थित सरकार को ब्रिटेन का परोक्ष समर्थन मानते हैं। ब्रिटिश सरकार और पाकिस्तान सेना के करीबी रिश्ते जान लीजिए, क्योंकि इमरान खान को सत्ता से हटाने के पीछे पाकिस्तान की सेना थी। अब इसके ब्रिटेन और पाक आर्मी के जो करीबी संबंध है, इसको समझिए। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिराने का असली सूत्रधार वहां की शक्तिशाली सेना, विशेषकर तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बाजवा को माना जाता है।
ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान सेना के साथ ऐतिहासिक और गहरे संबंध हैं। ब्रिटेन की सेना पिछले कई दशकों से पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को अपनी प्रसिद्ध सैन्यहर्स्ट सैन्य अकादमी में ट्रेनिंग देती आ रही है। ब्रिटेन ने पिछले 10 सालों में पाकिस्तान के करोड़ों पाउंड के सैन्य उपकरणों को निर्यात किया है। विश्लेषकों को मानना है कि जब पाकिस्तान सेना इमरान खान से समर्थन वापस लेने का मन बनाया तो ब्रिटेन ने अपने पुराने पार्टनर यानी कि पाकिस्तानी फौज के इस फैसले का विरोध नहीं किया। इमरान खान अक्सर अपनी रैलियों में ब्रिटेन पर यह आरोप लगाते थे कि उसके पाकिस्तान के भ्रष्ट नेताओं जैसे कि नवाज शरीफ और उनकी पार्टी को लंदन में शरण दे रखी है। इमरान खान की सरकार को गिरने से पहले नवाज शरीफ लंदन में ही बैठकर अपनी पार्टी की कमान संभाल रहे थे और पाकिस्तानी सेना के साथ में डील कर रहे थे। इमरान खान का आरोप था कि ब्रिटेन अपनी धरती से उनके खिलाफ साजिश को जो रची जा रही है उसको नजरअंदाज कर रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लंदन में संपत्तियां खरीदने वाले पाकिस्तानी नेताओं को संरक्षण देता रहा। इमरान खान की सरकार गिरने और उन्हें जेल भेजे जाने के काफी समय बाद 2024-26 के दौरान ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के 20 से अधिक सांसदों ने ब्रिटिश विदेश मंत्री को पत्र लिखकर इमरान खान की रिहाई की मांग की थी। इन ब्रिटिश सांसदों ने माना कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का दमन हो रहा है। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इस पर भी यही आधिकारिक रुख अपनाया था कि भाई ये पाकिस्तान का आंतरिक राजनीति या न्यायिक मामलों में हम सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो ये चंद उदाहरण मैं आपको यहां पर बता रहा था कि किस तरह पॉलिसी बनती है किसी देश को नुकसान पहुंचाने की। जरा कभी सोचिए कि इन पाक परस्त आतंकवादी जो हमेशा हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रचते हैं, जम्मू कश्मीर में अक्सर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ये कौन कहां से आता है इतना पैसा? पाकिस्तान जो कि खुद कर्जे में डूबा हुआ है, पाकिस्तान में महंगाई चरम पे है, पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मची हुई है। पाकिस्तान के पास में क्या इतना पैसा है कि वो इन आतंकवादियों को इतनी बड़ी फंडिंग करे? इतने हथियार उनके पास में कहां से आते हैं? कैसे वो आतंकवाद के जरिए दो देशों के रिश्ते खराब करते हैं? इनके पीछे किस तरह की एक स्ट्रेटेजी होती है, किस तरह से एक स्ट्रेटेजिकल तरीके से, इंटेलिजेंस के तरीके से दो देशों को लड़वाया जाता है, जुझवाया जाता है, ये इसके उदाहरण मैं आपको यहां पर पेश कर रहा था। और ये सब रिपोर्ट ऑनलाइन है, ये कुछ मैं अपनी मनगढ़ंत कहानी यहां पर नहीं सुना रहा, ये सब अवेलेबल है। जरूरत है कि इसको खंगालने की, इसको पढ़ने की। और अगर आप ये डी क्लासिफाइड यूके की रिपोर्ट्स और दूसरी रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि दरअसल आपका असली दुश्मन कौन है और कौन पाकिस्तान से आतंकवाद करवाता है और किस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी पटरी पर नहीं लौट सकते हैं। शुक्रिया।